अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़, जहां कारोबारी बरदरी, वो ताजर हों, वो सनतकार हों और किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो मैन्युफैक्चरर्स हों, वो इस चैम्बर से मुंसलिक हैं। यहाँ से नुमाइंदगी का हक़ अदा किया जाता है ऐवान और ऐवानों में बैठे लोगों तक उनके मसाइल और फैसलाबाद की नुमाइंदगी का हक़ जो है वो अदा करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर से नए एग्जीक्यूटिव मेंबरान जो हैं इस वक्त फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत में 2022-23 के लिए पहुँचे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी की नई एक बहुत बड़ी एसोसिएट कॉर्पोरेट दोनों तरफ से लोग मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ मेरे ख्याल में हम सीक्वेंस में कर लें, बाकियों से माजरत करेंगे, जिस साइड से शुरू होंगे दूसरी तरफ हम चले जाएंगे 2-2 मिनट, ताकि सबका मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया। आप कैसे समझते हैं, आपके सदर तो अब गुजर गए हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव आप आ गए हैं डाइस की तरफ से, किस हद तक समझते हैं कि आने वाला साल इम्पोर्टेंट है और चीज़ों को लेके आगे चलेंगे, रोड मैप क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात ये थे, आज हमारी पहली एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी। जैसे आपको पता है मुल्क के इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो महंगाई है, उसके बाद इंडस्ट्री में क्राइसिस बिजली की वजह से है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त सैलाब है, और हमें इन चीज़ों से जो है निपटना होगा। और जैसे आज हमारी मीटिंग भी हुई है और इससे पहले भी ये सारी बातें हो चुकी हैं। कल हमारे AGM में भी ग्रुप लीडर ने इस पे बहुत सारी चीज़ें को कोशिश की है कि एम्फसाइज़ किया है कि सैलाब ज़दगान के लिए हमें जो है ना वो करना होगा कुछ, क्योंकि अगर वो लोग स्टेबल नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे चलेगी। हाजी गुलजार साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन भी बनने पे भी आपको मुबारक। पूरे पाकिस्तान सीड एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी आप मुंतखब हुए हैं। अच्छा, इस वक्त बहुत ज़रूरत है, ज़राई जनाज के ऊपर दुनिया काम कर रही है। हम शायद अभी भी टेक्सटाइल की बरामदात को लेके बैठे हैं, दुनिया इस वक्त सीड्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, नई चीज़ों के ऊपर। आप भी इस जिद्दत के अंदर शामिल हैं, क्या समझ हैं कितना ज़रूरी है? और इस वक्त सैलाब के बाद की सूरत बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, सीड्स के हवाले से, आपके सेक्टर के हवाले से कैसे नुमाइंदगी हक़ अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें सैलाब की वजह से इस दफ़ा जो आजकल गंदम काश्त होनी थी सिंध में, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे पानी खड़ा है और गंदम अगले साल शॉर्टेज होगी गंदम की। उसके अलावा हमारे यहाँ बिजली महंगी हो गई, खादें महंगी हो गई। अभी खाद में कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है जो ना होने के बराबर है। DAP पे सब्सिडी देनी चाहिए। किसान आजकल इस्लामाबाद जाके बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ कि ट्यूबवेल के बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें किसान को सब्सिडी देनी चाहिए और गंदम का रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट कहती है गंदम का रेट बढ़ा दो, गंदम का रेट बढ़ जाता है, बाद में क्या होता है जी आटा महंगा हो गया। वो तो ऑलरेडी जब गंदम महंगी होगी आटा भी महंगा होगा। गंदम का रेट कम होना चाहिए, किसान को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि उसको अखराजात उसके वैसे पूरे हो सके और जो आम आवाम को गंदम सस्ती मिल सके। बरसा मौजूद हैं। बरसा मुबारक भी हो, और क्या समझते हैं अपने सेक्टर को कैसे लेके चलेंगे, मसाइल क्या हैं और साल का रोड मैप का कोई पॉइंट आपके पास में? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जी डॉलर पे। डॉलर थोड़ा सा नीचे तो आया है, ठीक है ना, लेकिन उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारी जो मशीनरी के मसाइल हैं, मैं अंजुमन ताजरान मशीनरी से रिलेटेड हूँ, ठीक है। अब हमारे जो ये गवर्नमेंट ने जो ये HS कोड का या मतलब मसला खड़ा किया हुआ है, इसमें जो स्टेट बैंक है वो हमें HS कोड की वजह से मतलब बहुत ब्लैकमेलिंग पे आया हुआ है, ठीक है। मतलब हमें HS कोड की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, ना तो हमें अप्रूवल्स दी जा रही हैं, ठीक है, और इंपोर्ट बहुत टाइट की जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, ये इशू है दरामदात के अंदर। स्टेट बैंक से इजाज़त का और महीना हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों की ताहाल अभी तक अप्रूवल जो हैं वो लटकी हुई हैं। शफीक शाह साहब मुबारक हो। और कैसे देखते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से आपका ताल्लुक है, लेकिन जो जेल रिफॉर्म्स के अंदर आपका किरदार बड़ा दीदनी है, कैसे लेके चलें? क्योंकि एक जेल के अंदर जो कैदी हैं वो बड़ी एक ऐसा तबका जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गुनाह शायद छोटा है लेकिन सज़ाएँ बहुत लंबी लंबी भुगत गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल डोगर साहब। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, अपनी लीडरशिप का, नेशनल ग्रुप का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के तीसरे बड़े चैम्बर की नुमाइंदगी के लिए मुझे चुना। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो आप सबके सामने है। महंगाई, बेरोज़गारी और सबसे बड़ा सैलाब का जो एक ना रुकने वाला, थमने वाला सिलसिला, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक पता नहीं 6 महीने चलने हैं, साल चलने हैं। तो मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद के लोगों ने, फैसलाबाद की जो ताजर कम्युनिटी ने जो हम पे ज़िम्मेदारी डाली है, इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे।
जेल रिफॉर्म कमेटी के हवाले से आपने जो बात पूछी है तो हमारी 3 साल की कारकर्दगी आप सब दोस्तों के सामने है। हमने बहुत सारी रिफॉर्म्स उसमें लेके आए हैं, जेल इंतज़ामिया के साथ मिलके, आईजी साहब के साथ मिलके। आईजी पंजाब, मौजूदा आईजी पंजाब बड़े विजनरी आदमी हैं, तो उन्होंने हमारी रिकमेंडेशन पे बहुत सारे मामलात, बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए हैं उनको टेकअप किया। बहुत शुक्रिया शाह जी। मियाँ हाजी असलम आसफ़, मियाँ असलम आसफ़ दोनों नाम ले लें, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है और बहुत बड़ा पाकिस्तान का गल्ला जो है वो यहाँ से चलता है। क्या समझे इस वक्त ज़रूरी अजनास की किल्लत एक बहुत बड़ा मसला है। गुज़श्ता रोज़ी जो जारी होने वाली लिस्टों के अंदर एक बड़ा इजाफा भी दालों के अंदर, चनों के अंदर देखा गया है। कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि एक बार ज़रूरी अजनास, जैसे मैं हाजी साहब से किया, एक बड़ा मसला बन रहा है आने वाले सालों में। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी हुकूमत चल रही है ना जी, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त डॉलर था 180-90 रुपये का तकरीबन गालबन। आखिरी दिन जब फारग हुए इमरान खान साहब 190 रुपये बैंक रेट था, तो ये उसके बाद 250 तक चला गया है। तो दालें तकरीबन जो 90% बाहर से आती हैं, तो जब डॉलर महंगा होगा तो मैं समझता हूँ दालें तो सवाल ही पैदा नहीं होता सस्ती हो। अभी चलो ये अभी हमारे मिनिस्टर साहब चेंज हुए हैं, अल्लाह मेहरबानी करे, कुछ 10-15 रुपये डॉलर नीचे आया है। तो मैं ये समझता हूँ मुझे आने वाले दिनों में ऐसे लगता है डॉलर और नीचे आएगा। यूँ ही डॉलर नीचे आता जाएगा, दालें भी नीचे आती जाएंगी, क्योंकि दालें तकरीबन बहुत सारी दुनिया से आती हैं, वो सारी पाकिस्तान में अभी तो ऐसे हालात हैं, सैलाब की वजह से हमारी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उम्मीद आने वाले दिनों में दालें इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नीचे आएंगी और डॉलर भी नीचे आने का इम्कान है। क्योंकि करेंसी एक्सचेंजेस की तरफ से भी एक 180 की आवाज़ दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दुआ करेंगे आ जाए। हम तो इससे भी नीचे की दुआ करेंगे वैसे कि बेहतरी की तरफ आए। फैसल अली राना मौजूद हैं, मुबारक आपको, नौजवान हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल 4 नौजवान हमारे साथ खड़े हैं और मैं इनसे बात करूँगा। और आपसे सवाल ये है, किस हद तक, क्योंकि आप लोगों ने एक मीटिंग के अंदर भी जिक्र किया कि नौजवानों को यहाँ लाने का टारगेट दे दिया गया, अब आप लोगों को कैसे कायल करेंगे, और ख़ास तौर पे अपने सेक्टर्स में, क्योंकि बड़े मुनफरिद सेक्टर्स और पहली बार उनकी नुमाइंदगी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मैं ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। ज्वेलरी सेक्टर के बहुत छोटे छोटे से मसाइल हैं। अच्छा, इन मसाइल के अलावा हमें बेसिकली चाहिए कि हम अपने सेक्टर्स के साथ साथ अपने जो कम्युनिटी है उसके लिए भी कुछ किरदार अदा करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी किरदार अदा करेंगे और जो ज्वेलरी के सेक्टर्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह हाईलाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मसले हैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और उसका कोई अच्छा सलूशन ढूंढेंगे। अच्छा सलूशन ढूंढेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब। अबूमा बड़ी मारूफ, बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर बड़े लेवल पे आने वाली एसोसिएशन, जिसने रिकमेंड करवाया, अपने आप को रजिस्टर करवाया, PM हाउस, CM हाउस, हर जगह हर कोई अब मीटिंग्स के अंदर आपको लेता है। इवन फेडमिक बोर्ड के अंदर शामिल करने की बातें आप लोगों की इस वक्त हो रही हैं। कैसे नुमाइंदगी करें, क्योंकि इस वक्त SME बहुत पैसा है, उसके पास कैश फ्लो का बहुत कम सिलसिला कार है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा जी, फेडमिक में बोर्ड में इंशाल्लाह हमारी वो नॉमिनेशन हो गई है। अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे हमारी मीटिंग हुई। मियाँ अस्लम इकबाल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने अबूमा का मेंबर फेडमिक बोर्ड में लेने की उन्होंने यकीन दहानी करा दिया। दूसरी बात यह है कि जी हम चूँकि मेरा टेक्सटाइल सेक्टर और उसमें एक्सपोर्ट को से बिलोंग करता हूँ, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अभी हमारा GCC कंट्रीज़ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ FTA होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम उसमें कोशिश करेंगे हमारी जो होम टेक्सटाइल जो कि हमारे फैसलाबाद की प्रोडक्ट है, हम उसको उसमें जो है ना जी FTA में लेंगे, ताकि उसका ना ड्यूटी फ्री होम टेक्सटाइल हमारी जो है ना गल्फ़ सेक्टर में पहुँच जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद भी आपको। कैसे नुमाइंदगी करेंगे अपने सेक्टर की और कैसे लेके चलेंगे, मसाइल कौन से हैं, क्या आपके इस वक्त हाथ में वो जो कागज़ है उसके ऊपर लिखे हुए हैं? हाँ जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। एक रिसेंटली जो अभी परसों हमें पता चला है, एक दिन पहले, कि 5 सेक्टर्स जो उनसे ज़ीरो थे उनकी एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी गई है। तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारा ये सिटी है, उसमें लूम्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लूम्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आज भी मीटिंग में यही बात हुई है कि जी 9 सेंट के बगैर तो ये इंडस्ट्री वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह इसीलिए कोशिश करेंगे कि पहली प्रेफरेंस में ही इसको कंटिन्यू करवा सकें। और उम्मीद है कि हमारी बात वानों तक पहुंच चुकी है और वो सुनी भी जाएगी। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इनके वालिद साहब से हमेशा बड़ी दरीना दोस्ती भी रही, बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। अच्छी हुई कि उनका एक सफ़र है, उनकी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। मुबारक हो आपको। कैसे देख रहे हैं शेख साहब ने शहर के लिए और इस शहर के अंदर एक ऐसे चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे ऑर्फनेज था,
कब्रस्तानों की भी कमेटियाँ हमने देखी, हमने फातिमा जिन्ना डिग्री कॉलेज देखा, 2 साल की डिग्री उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। आपके पास अब क्या विजन है जिसको लेके आप चैम्बर के अंदर रिप्रेजेंटेशन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान एज़ अ होल इस वक्त मल्टीपल चैलेंजेस का शिकार है। जिस तरह आप देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग है, इकनॉमिक चैलेंजेस अलग हैं, और हमारे लोकल मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं फैसलाबाद के। जिस तरह मेरे वालिद साहब के बाद मैं भी मुख्तलिफ़ तंजीमों से हमारा ताल्लुक़ है। जिस तरह एक आपने ऑर्फनेज का ज़िक्र किया, अंजुम इस्लामिया का ज़िक्र किया, लाइकवाइज अखुवत का है, रोटरी है, लायंस क्लब है, ये तो चलें फलाई कामों की बातें हो गई हैं। इसमें विजन का आपने ज़िक्र किया। देखें जी, वालिद साहब से बड़ा कुछ सीखा है, अभी तक बाहर से पढ़ के आए हैं, जो मैक्सिमम बाहर की लोगों से लर्न कर सकें, उनकी टेक्निक्स लर्न कर सकें, कोशिश है कि उसको अप्लाई करेंगे। और आई थिंक एज़ अ नेशन हमें अपलिफ्ट करना है अपने आप को। एजुकेशन मेजर चैलेंज है। मैं चाहूँ डॉक्टर साहब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब आए हैं, खुरम साहब, उनका विज़न है कि हमने अपनी सिटी में एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है और अपने घर से शुरू होना है। जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया कि आप अपने घर में अगर अपनी कोर फैमिली के अलावा अपने काम करने वाले सबको डाल देंगे तो 70% इलिटरेसी नज़र आएगी आपको। तो मेरा ख़्याल है वो चैलेंज है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप जिस तरह हम 2 साल में मैट्रिक करा रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने एक कोर्स इंडक्ट किया है जो हम हर जगह मैक्सिमम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, क्योंकि एक जो मेजर एज ग्रुप आप देखेंगे यूथ में ड्रॉप आउट्स का, वो हैं टीनेजर्स सारे, और जो मतलब अपनी रोज़मर्रा इनकम के पीछे भाग रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है 2 साल में मैट्रिक कराना एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और काफ़ी हमारे इनरोलमेंट्स भी बढ़ रही हैं। एंड ओवरऑल मेरा ख्याल है विद करंट इकोनॉमिक क्राइसिस और जो फ्लड का मसला हमें अलहदा आया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है कंट्री में, मेरा ख्याल है सारी एक आपको कह लें बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा होना पड़ेगा। अकेला गवर्नमेंट के बस की बात नहीं, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हाथ धरे बैठी है, कहीं पैसे ही नहीं है सारे को, तो वी हैव टू कम फॉरवर्ड, हमें वारिस बनना पड़ेगा अपने मुल्क का। बहुत शुक्रिया। अब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर आज हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक चीज़ हमने बेसिकली ये देखना था, विजन कितना। मेरे ख्याल में हर एक को अपने सेक्टर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और वो दीगर सेक्टर्स के साथ ख़ास तौर पर एक जज्बा है। ये जो 4 नौजवान हमने एंड पे लिए, या जो दीगर नौजवान थे एग्जीक्यूटिव मेंबरान में, कि शहर के लिए कुछ करना है, ताकि आने वाले लोग ये ज़रूर याद रखें कि जहाँ सदरों में से कुछ सदूरों ने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, वहीं इन्हीं एग्जीक्यूटिव मेंबरान में से कुछ अपने फुटप्रिंट्स ऐसे छोड़ें कि लोग आने वाले याद करें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं आरिफ हसन मलिक साहब, इमरान महमूद शेख साहब, खालिद नदीम साहब। आरिफ साहब, कैसे देखते हैं, आप लोगों ने बेशुमार मेहनत करके अबूमा को आगे लेके आए हैं कि फेडमिक तक भी इसकी रिकग्निशन जो है वो हो चुकी है, कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे और क्या अगले आने वाले साल में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपके तवस्सुत के बगैर हम ये हाइप क्रिएट कर नहीं सकते थे। तो आपने जो भी उस वक़्त के मसाइल थे, आप उनको वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करते रहे हैं, और वो ऐवान बाला तक भी चीज़ें पहुँचती रही हैं। तो मैं आप सबका, आपकी पूरी टीम का थैंकफुल हूँ। बात मसाइल के हवाले से जो है, वो तो हम डिफरेंट फोरम्स पे डिफरेंट मसाइल बताते रहे हैं। जो इस वक्त मेन इशू है वो एनर्जी टैरिफ का है। येस्टरडे जो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले हुआ है, उसमें वो 9 सेंट, जो कि हम रीजनली कम्पिटिटिव थे। आप देखें, आपने जब कस्टमर को अपना माल बेचना है तो उसको ये नहीं है कि ये फ़लाँ कंपनी है, उसने देखना है ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये कम्बोडिया, वियतनाम, जो हमारी कंपटीशन में कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे सब जगह पे रेट जो है 7.5 सेंट, 9 सेंट, और बल्कि कम्बोडिया में तो 6 सेंट भी है। तो अगर हम रीजनली अपना माल कम्पिटिटिव रखना चाह रहे हैं, सस्ता रखना चाह रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, तो फिर हमें वही टैरिफ अपने एक्सपोर्टर्स से लेना होगा कि अपना वो माल उस अंदाज से बेच सकें। ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, और हम इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम इस्लामाबाद में भी जाएंगे, और हम इस हवाले से एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ी, बैनर्स लगाने पड़े, एजिटेशन की कोई भी शक्ल हुई, पुरअमन रहते हुए हम ज़रूर करेंगे।
इमाम महमूद शेख साहब मौजूद हैं, किसान पहुंच गए इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में ऐलान हो रहे हैं, फिर आतम नईरी साहब ने कहा आप उनके साथ रह चुके हैं, बड़ी नुमाइंदगी की, जाते जाते आप लोग ये टैरिफ भी साथ ले गए हैं, तो क्या अब आने वाले वालों के लिए क्या सेट पैटर्न रखेंगे? क्योंकि आपकी बड़ी कोशिशों से ये कंटिन्यू हुआ था, लेकिन वो 3 माह भी कंटिन्यू हो सका, और दूसरे माह की भी अभी ये नहीं पता कि आखिरी दिनों के शायद टैरिफ भी लग के आ जाएंगे। गवर्नमेंट के पास 8 अरब भी नहीं है उनको जो वाजिब बात देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल शुक्रिया आपका, मेरे टनोर में जिसे मीडिया ने हाईलाइट्स किया इसको एक्सपोर्ट के रिलेटेड, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी एसोसिएशन का, जैसे इसका बैकअप मेरे साथ रहा। देखिए, जब गवर्नमेंट चेंज हुई ये टैरिफ उस वक्त ही ख़त्म हो गया था, ये किसी को पता नहीं है। मलक साहब जानते हैं कि हमने कैसे इसको कंटिन्यू रखवाया, और हमें यही लग रहा था दजका कि इस महीने ख़त्म हो जाएगा, इस महीने ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये 9 सेंट अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी, आपने यस्टरडे भी मेरी स्पीच में यही मैंने बात की, जो अभी डॉक्टर तारक साहब आए हैं प्रेसिडेंट, वो भी एक्सपोर्ट, जो FCCI के आए हैं वो भी एक्सपोर्टर हैं, उनको यही कहा कि आपका टारगेट ही ये है कि 9 सेंट को कंटिन्यू रखना है, वरना हमारी एक्सपोर्ट अक्टूबर में 30 to 40% डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगी। फिर उसके बाद ये देखें कि प्रोसेसिंग चार्जेस 12 रुपये मीटर कौन अफोर्ड करेगा, ये कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे? जैसे अब डिफरेंस देखें, खाली ये हम सिर्फ इसको बिजली को नहीं डिस्कस कर रहे, हमारा गैस का बहुत बड़ा इस वक्त आपस में सूबों की लड़ाई करवा दी है कि उधर हमें 2300 रुपये में पड़ रही है, और जो सिंध है उधर 850-900 रुपये में पड़ रही है। वो पहले हम उस गैप को निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि इसको एक गवर्नमेंट को कहा कि $6.5 ही रहने दे फॉर ऑल ओवर द कंट्री। अभी हम उसकी तरफ लगे थे, ये 9 सेंट वाला आ गया। अब इसमें यही है कि मेरी रिक्वेस्ट सब एसोसिएशंस को है जो एक्सपोर्ट की हैं, जिसमें PTA है, PHMA है, अपूमा है, चैम्बर है, हम एक जगह ऑन बोर्ड इकट्ठे हो के हमारी आवाज़ जो है ना अपनी एक आवाज़ होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए हर एसोसिएशन अपनी अपनी फाइट करे, क्योंकि ये हमारी एसोसिएशन SME सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है, और हमारे देखिए छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं इसमें, और छोटे छोटे उनके पास पैसे हैं। अगर ये चीज़ें नुकसान में जाएंगी, बंद हो जाएंगी, उसके बाद अभी बहुत बड़ा इशू है इस साल में जो नया आ रहे हैं, वो सेल टैक्स का इशू है बहुत बड़ा। आगे सेल टैक्स हमें 72 घंटे में आता था, अब सेल टैक्स 1.5 महीने में नहीं आ रहा। उसको भी हमने इंशाल्लाह ताला हम फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे और बैठेंगे। पिछली दफ़ा भी इन्होंने ज़ीरो रेटेड किया था इसहाक डार साहब ने, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कन्विंस कर सकें कि इसको इमीडिएट जो है ना ज़ीरो रेटेड करें हमारे ऊपर, फिर हम ये एक्सपोर्ट चल सकते ही है, फिर पहिया चलेगा। वरना आपके सामने इंडस्ट्री 50% बंद हो चुकी है, बाकी जो रह गई है 1-2 महीने में वो बंद हो जाएगी। इनकी बात बिल्कुल सही है कि आखिरी हमने जब देखा ज़ीरो रेटेड ज़ीरो रेटेड का मसला जो है, उसके साथ सेल टैक्स ख़त्म करने का वो बिल्कुल इसहाक डार ने आखिरी टर्न्योर में किया था। उनका कहना है कि उनका फार्मूला उनको पेश किया जाएगा कि आपका फार्मूला में, हाँ आप बेहतर समझ जाएंगे कि ये से ख़त्म कर दिया जाए। खालिद नदीम साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, आपके लिए अभी 1 साल पड़ा हुआ है, लेकिन चीज़ों को नए अहदेदारों के साथ लेके चलना होगा, कैसे समझ रहे हैं? आरिफ साहब साथ होंगे, ये भी साथ मौजूद होंगे, लेकिन कितना समय से चीज़ों को ज़्यादा आप थोड़ा सा एग्रेसिव लेके चलने की ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। डेफिनेटली ये बड़ा एक मुश्किल टर्नओवर है हमारे न्यू SVC साहब को, लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम वही है, उसमें ख़ासकर आरिफ एहसान मलिक साहब, शेख इमरान साहब, हम इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे और जो बर्निंग इशू हैं, जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं, इनको लेके चलेंगे। जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि हमने कंपैटिबल रेट हमें चाहिए रीजन वाइज। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है, हमारा पाकिस्तान में 2 रेट्स हो गए, ठीक है, पंजाब का रेट्स और है, सिंध का और है। हम कोशिश कर रहे हैं सारी एसोसिएशंस के इकट्ठे हो के एक हमारी वॉइस हो और गवर्नमेंट तक अपनी इश्यूज़ को पहुंचा सके, इश्यूज़ को पहुंचाया जा सके। शहजाद साहब मौजूद हैं, सीजन हैं, तजर्बाकार हैं, और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से डॉलर के ऊपर हमेशा बड़ी मज़े की बात करते हो, तो डॉलर फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या लग रहा है कि ये फ्लक्चुएशन कितने ख़तरनाक है? एक्सपोर्टर बिल्कुल डॉक्टर खुर्रम तारिक ने बड़ी प्यारी बात की, जो एक्सपोर्टर चाहता है 300 पे चले जाए, इम्पोर्टर चाहता है 150 पे आ जाए, तो क्या एक फ़िक्स रेटेड की तरफ हमें जाना चाहिए? कुछ पॉलिसीज़ भी आ रही हैं डॉलर के हवाले से, लेकिन क्या मौसर हिकमत अमली इस वक्त चाहिए इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम है पूरी इकोनॉमीज़ के लिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप की मईशत बहुत तेज़ी से कोलैप्स कर रही है।
इवन यहाँ तक कि यूके जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो हैं वो IMF के प्रोग्राम में जाने के मुतालिक सोच रही हैं। तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करके एक्सचेंज रेट्स पे और एनर्जी की प्राइसेस पे चलना होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के बगैर हम नहीं चल सकते। डॉलर्स जो बाहर से होम रेमिटेंस जितनी आपको आ रही हैं वो 30 से 32 अरब डॉलर आ रही हैं और एक्सपोर्ट भी 32 अरब डॉलर के करीब है। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, IT की एक्सपोर्ट से 8 से 10 अरब रुपए का कुशन निकाला जाए, होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो इस वक्त हो रही है उसको बढ़ा के एक्सपोर्ट्स को, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को और बाकी जो गारमेंट्स वगैरह या जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं इनकी एक्सपोर्ट को 8 से 10 अरब इंक्रीज़ किया जाए, ताकि हम तकरीबन 50 अरब डॉलर एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट कर सकें और 35-40 अरब हमारा उधर से आ जाए होम रेमिटेंस और IT की एक्सपोर्ट से, और हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को बराबर कर सकें। अगर हम इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि हमने पार्ट्स को बैन किया हुआ है, अगर एक मशीन है वो 1 करोड़ रुपए की मशीन है, वो 5,000 रुपए के स्पेयर पार्ट की वजह से बंद पड़ी है, तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी और क्या हो सकती है। जब तक हम पार्ट्स की इम्पोर्ट और इन चीज़ों पर नहीं करेंगे कोई सिलसिला, इम्पोर्ट बंद करना कोई हल नहीं है, हल एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे और इसके लिए हमें एनर्जी के टैरिफ को रीजनली कम्पिटिटिव पे लेके आना पड़ेगा, और सेल टैक्स पे जो हमारा इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच बर्निंग इशू है कि हमारे पैसे 1.5-2 माह RPO आने के बाद पेमेंट्स नहीं आती, और फिर सर्कल हमारा 6 माह का सर्कल है, तो वो पैसे हम कहाँ से लेके आएँ। और इस वक्त बैंक रेट बढ़ाने की वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, पार्ट 2 10% पे है, हम कहाँ से कर सकते। और वेंडर इंडस्ट्री जिसे मार्केट रेट पे फाइनेंस उठाना पड़ता है बैंक पे, वो उनके लिए तो वाइबल ही नहीं है, वाइबल नहीं उनके लिए। शहजाद हुसैन साहब, मौजूद शहजाद साहब, उन्होंने जो बात की बड़ी खूबसूरत है कि आने वाले दिनों में ये तो एक्सपोर्ट की बात करें, लेकिन मकामी सतह के ऊपर भी तकरीबन क्लोजर जो है वो अगर सिर्फ मकामी देखें तो 80% क्रॉस कर गया, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है कि इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई। सबसे पहली बात यह है कि जब क्रंच आता है, क्राइसिस आता है, तो कंट्री की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उससे मुतासर हो जाती हैं। हाँ, इसमें लोकल का अभी आप मेरे हवाले से बात पूछ रहे हैं, तो ये बात डेफिनेट है कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो मेरी दुआ है कि इस वक्त जो हालात हैं अल्लाह पाकिस्तान को जो है वो कायम और दायम भी रखे, और इसके लिए ये हालात जो हैं यकीनन हर एक को सोचने की बात है इसमें, और यकीनन इसमें सेक्रीफाइस करना हम सबका जो है इस वक्त टाइम आ चुका है, और लॉयल्टी जो है मुल्क के साथ जो वफ़ादारी है इसकी ज़रूरत है। तो मेरे साथियों ने हर पॉइंट के ऊपर अपनी बात की है, और जैसे इसमें ये सोचें कि लोकल का जो मार्कअप है इस वक्त आप देखिए कि 19.5% जो है वो कैसे कोई सर्वाइव कर सकता है। बिलाल साहब, आखिर में कोई पॉइंट देना चाह रहे थे, मैं फिर इजाज़त चाहूँगा, ब्रेक की तरफ जाऊँगा, आपको आखिरी एक आपका नुक्ता है। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मसाइल का आपको दोस्तों ने बड़ा तफसील से बता दी है। हमारे पास अब एक गुड न्यूज़ ये है कि इसहाक डार साहब ने जो है वो अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दी है नेक्स्ट वीक के लिए, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जॉइंट एक्शन कमेटी का एक वक्त जाकर उनसे मिले और इन तमाम मसाइल के लिए कोई उनसे हल भी ले, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो डॉलर अभी एकदम से नीचे जाने के बाद ये उम्मीद पैदा हुई कि चीज़ें कुछ रैपिडली बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत गवर्नमेंट 3 हफ्ते से कह रही थी कम कर रहे हैं, लेकिन वो इंक्रीज़ हो रही थी, अब कमी का ये देखा गया तो कमी हुई है। तो लोगों के अंदर एक है, और ख़ास तौर पर जो फील्ड एडजस्टमेंट प्राइसेस हैं वो बिलों के अंदर कुछ आम आदमी को कम लग के आई हैं, बल्कि 300 से कम यूनिट वालों को लग के नहीं आई, तो लोग कुछ पुरुमीद हैं। तो इस हवाले से अच्छी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप हैं। एक ब्रेक लेकिन दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ असलम भली साहब मौजूद हैं, नौमुंतखब नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भली साहब, बिलाशुबा ताजरों को बड़ी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया, बड़ी अहम मीटिंग्स के अंदर आप लोगों को भी धमकियां देते रहे, आप लोगों ने भी सख्ती से बातें की ताकि आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचे और ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई भी। अब एक बड़ी ज़िम्मेदारी है जहाँ सिर्फ ना ताजर बल्कि सनतकार, मज़दूर, फैसलाबाद के आम शहरी की भी अब नुमाइंदगी आपने करनी है चैम्बर से। कैसे करेंगे, क्या आपके पास लाहे अमल है, कैसे इस साल के अंदर आप समझते हैं कि एक नायब सदर होने की ज़िम्मेदारियाँ अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे आपका शुक्रिया जी। ये असल में मेरे लिए तो नया तजर्बा है
मैंने सारी ज़िंदगी ताजर सियासत की है और 8 बाज़ारों की सियासत की है, छोटे दुकानदार का जो है ना वो किया है। इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल का मुझे वाकई पता नहीं है, मगर यहाँ पे बैठ के इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हमने सारी उम्र ताजरों की सियासत की है और ताजरों के मसाइल को हाईलाइट किया है, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट भाई जो हैं इनके मसाइल भी तो हमारी तरह के ही होंगे ना। थोड़ा साइज़ उनका बड़ा होगा या छोटा होगा, मगर हम इंशाल्लाह पूरी तरह उनके साथ निपटेंगे और हमारी पूरी टीम सलाहियत रखती है। डॉक्टर खुर्रम साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब बड़े विजनरी हैं और मेरे सरपरस्ती करने वाले लोग जो हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। तो मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम इन मसाइल से, इन टारगेट से निपट लेंगे। अच्छा भरी साहब, अगर बात करें तो एसोसिएट क्लास से पहले राव सिकंदर साहब रह चुके, बड़ा विजन के तौर पर उन्होंने काम किया, मसाइल हल किए। उसके बाद अगर रिसेंट देखें तो आतिफ मुनीर ने एसोसिएट क्लास से बड़ा बेहतरीन नुमाइंदगी का हक अदा किया। अब आप भी एसोसिएट क्लास से हैं। एसोसिएट क्लास में कभी अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है कि ये जी इन्हें इतना पता नहीं होगा बड़ों के बारे में और कॉर्पोरेट क्लास की नुमाइंदगी कर करवाएंगे, तो अगर उनकी जिम्मेदारियाँ आती हैं तो उनको कैसे लेकर टेकअप करेंगे? नहीं, वो तो एक अंडरस्टूड बात है, ये तो एक रियलिटी की बात है कि वाकई जो एसोसिएट क्लास होती है उसको नहीं पता होता, मगर जब हम इनमें आएंगे, बैठेंगे, घुसेंगे, जिस तरह आपने मिसाल दी राना सिकंदर आजम की, आतिफ मुनीर शेख की, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इस चैम्बर में। और मैं समझता हूँ कि पूरे 25 साल तारीख़ में इन जैसे दोनों जो लीडर हमारे आए हैं उन्होंने हक अदा किया अपना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है। शहर भी हमारा, इंडस्ट्री भी हमारी, लोग भी हमारे, ताजर भी हमारे। मैं कल गया हुआ था, पहला दिन था, डॉक्टर साहब ने मेहरबानी की, मुझे उसमें भेजा PHA की मीटिंग में अपनी जगह पे। तो वहाँ पे जो शॉप बोर्ड का मसला था, दूसरे एडवर्टाइजिंग बोर्डों का मसला था, वो अल्लाह के फजलो करम से अगर आप कहीं वहाँ से PHA से मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह नुमाइंदगी करते हैं। आपने पहले भी देखा हुआ। तो ये कोई मसाइल हमारे लिए ऐसा नहीं है, नए नहीं होंगे। ये ज़रूर है कि उनके मुतालिक हमें अवेयरनेस जो इतनी मुझे नहीं होगी, तो मैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अब 8 बाज़ारों में पार्किंग या आम ताजर के ऊपर जो टैक्सों के मसले हैं, ये दो हमें कहीं हल होते नजर आएंगे, क्योंकि अब आपकी आवाज़ सदर हाउस, PM हाउस तक भी बड़ी आसानी से पहुंच सकेगी। इंशाल्लाह होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं पूरी उम्मीद हूँ। आने वाले दिनों में हमारे टारगेट्स ये यही हैं कि FBR के मसाइल को हल करना, शहर की सतह पे जो हमारे लोकल मुकामी मसाइल हैं उनको हल करना। असल में मसला ये है कि यहाँ बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल नहीं है, और मैंने इनमें देखा है कि एक कारपोरेशन अगर होती थी उसके नीचे सारे महकमे थे, हमारे अखराजात इतने ज़्यादा नहीं थे। अब मैं कल हैरान रह गया हूँ कि PHA की सालाना जो तनख्वाहें हैं 66 करोड़ हैं और उनकी इनकम है वो 25 करोड़ है। तो कहाँ से ये डेफिसिट पूरा करेंगे? पहले अगर कॉर्पोरेशन के पास होता था, उनका ये एक शोबा था, इसी तरह कुछ दूसरे शोबा जात भी इसी तरह से FWMC थी। तो ये सारे के सारे मसाइल हमारे अपने ही खड़े किए हुए हैं, हमने खुद ही अपने ऊपर ये बोझ लादा हुआ है। हम करेंगे ठीक इंशाल्लाह। और डार साहब आ गए हैं, उम्मीद है मुझे कि वो इकॉनमी को भी ठीक करेंगे। रात की बड़ी अच्छी है, खुशाइन खबर आ गई है कि कोई पेट्रोल के रेटों में कमी आई है, डॉलर के रेट भी कुछ कम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे इंडस्ट्रीज को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि डार साहब के आने से कुछ रायत और कुछ लगता है कि लचक आएगी, तो लचक आने के साथ ये भी नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे ताकि आम आदमी, ताजर, मजदूर, सनतकार से लेकर हर एक का मसला जो है टेकअप करके आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर सज्जाद अरशद की तरफ बढ़ेंगे, वो हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े, डॉक्टर सज्जाद अरशद मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नौमंतखब। डॉक्टर साहब मुबारक भी हो, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझ रहे हैं, एक टीम आई है, डॉक्टर खुर्रम तारिक, डॉक्टर सज्जाद अरशद एंड असलम भली, और आप क्या देख रहे हैं, कैसे लेके चलेंगे? मसाइल बहुत हैं, आने वाला साल बड़ा क्रूशियल होगा, लेकिन आपके पास एक गुज़िश्ता साल का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन, जहाँ ऐवान, जहाँ सदर, PM हर तक आपकी रसाई थी। आपने आवाज़ बुलंद की भी, आपने एक्सपोर्ट्स खुलवा दी ब्रायलर की और चिकन की और इसके साथ अंडों की। लेकिन इधर चैम्बर में अब आके मज़दूर की बात होगी, सनतकार की बात होगी, लूम वाले की बात होगी, साइजिंग वाले की बात होगी, एम्ब्रॉयडरी वाले की बात होगी। कैसे समझते हैं फैसलाबाद की नुमाइंदगी अब कैसे करेंगे और कितना बड़ा टास्क है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, सिटी 41 का। असल में जो चैम्बर है ये बहुत बड़ा कैनवस है और ये 122 एसोसिएशन जो हैं वो इसके साथ मुंसलिक हैं, और 122 एसोसिएशन के मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, शहर के प्रॉब्लम्स और शहर की बेहतरी की डेवलपमेंट के मंसूबे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम एक पूरा रोड मैप बनाएंगे
और उस पर अमल करते हुए ये तमाम अमूर सर अंजाम देंगे। कुछ मामला गवर्नमेंट के साथ होते हैं, मेरे इल्म में है बहुत से चीज़ें कैसे हाउ टू डू दीज थिंग्स। डॉक्टर खुर्रम साहब का भी विजन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम सब मिलके एज ए टीम, बल्ली साहब का शहर में माशाल्लाह बड़ा अच्छा है सारा, ये सारा मिलके फैसलाबाद शहर को, फैसलाबाद के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको, और जो फैसलाबाद का मज़दूर है, और इवन के हम जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे कल प्रेसिडेंट साहब ने जिक्र भी किया, उसमें भी हम बच्चों के लिए जहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं वो भी बेहतरी करेंगे जितनी भी कर सके। और बिज़नेस कम्युनिटी को मेन एजेंडा ये है, जिन लोगों ने भी तरक्की की है उन्होंने मिल के की है, मिल के फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और देखें ये बिज़नेस कम्युनिटी एक जगह पे आने से सियालकोट में कितनी तरक्की हुई है। इस तरह हम इंशाल्लाह हम फैसलाबाद को भी तरक्की की तरफ गामज़न करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप का जो सेक्टर है पोल्ट्री सेक्टर जी, अगर देखें तो वो भी पिस रहा है, तो आप ज़्यादा दर्द महसूस कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वालों का, पावर लूम वालों का, और जो पिसे हुए SMEs हैं या इससे भी नीचे कॉटेज इंडस्ट्री है। तो आपके लिए अब रोड मैप के अंदर ये पॉइंट्स हैं कि क्योंकि आपको पता है कैसे ऐवानों में बात करनी है और कैसे उनको किस लफ्ज़ में बोलना है कि उनको पता चले कि ये मसला हल करना है। ये पूरे चैनलाइज होता है चीज़ें, ये कोई इतना मसाइल जो हैं अगर आपने चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर मसाइल ही मसाइल रहते हैं। ये इंशाल्लाह हर चीज़ को हर जगह पूरे चैनलाइज करके चलेंगे ताकि हम ईवानों में भी काम करवा सकें, हम गवर्नमेंट के इदारों में भी करवा सकें, हम लोकल लेवल पर भी कर सकें। क्योंकि जो है मसाइल आलमोस्ट तकरीबन थोड़ा सा रुख डिफरेंट है लेकिन आलमोस्ट वही हैं। सब बिजली सबका ही मसला है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका बिजली का मसला नहीं है। बिजली का टैरिफ कहाँ से कहाँ चला गया है। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न होगा। बेहतरी की तरफ गामज़न होकर पर उम्मीद है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही क्लियरली कहा कि हमारे पास रोड मैप है और मुझे तजर्बा है क्योंकि इनका जो लास्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था और बहुत डायरेक्ट कोलैबोरेशन थी इनकी बड़े दफातर के साथ। उनका कहना है वैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे और बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को ऐवान बाला और उन ऐवान तक पहुँचाएंगे जहाँ मसाइल का हल हो सके, उसी ज़ुबान में उनसे बात करेंगे। डॉक्टर खुर्रम तारिक सदर हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे साथ फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक जो हैं वो मौजूद हैं। बिलाशुबा आज प्रोग्राम का मकसद ये है कि नए हमने मुख्तलिफ अहदेदार मुख्तलिफ एसोसिएशंस के जो नो इलेक्टेबल लोग हैं उनसे बात की, उनसे गुफ्तगू की कि वो किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं। इनकी कुछ तकारीरें हमने सुनी भी हैं लेकिन यकीन तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हमने इनकी प्रेजेंटेशन के अंदर देखी। तो मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों को हम ऑडियंस के सामने भी लेकर आएँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं, मैं पहले क्वेश्चन करता आया जो आपसे भी इलेक्शन के दौरान किया कि क्रूशल ईयर है, सख्त फैसले करने जा रहे हैं और सख्त फैसले हो भी रहे हैं। गवर्नमेंट्स बड़ी चेंज है, गवर्नमेंट की सतह के ऊपर लीक्स आ रही हैं, यहाँ आवाम को पड़ी है कि महंगाई से जान छूट जाए, मईशत टेंशन में है। और एक सबसे बड़ा मसला कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो है टैरिफ 9 सेंट वाला, उसके ऊपर एक कदम लगा दी गई है कि वाजिबुल अदा पैसे देंगे तो अगला टैरिफ होगा। वो 3 माह वाला मुआहदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। किस हद तक समझते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हैं इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए और आगे पहुँचाने? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए प्रेपरेशन तो हमारी बहुत है। ये जो आपने कहा ना कि ये चीज़ें जो लीक हो रही हैं, उस सबसे पहले तो आम आदमी की इज़्ज़त और उसका रहना वो सिरक गया। तो सबसे बड़ा मसला तो ये, जहाँ तक आपका इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, वो जो आपने बात की 9 सेंट वाली, अच्छा मैं एक बात की तस्दीक कर दूं कि वो सब्सिडी नहीं है, वो सब्सिडी नहीं है, नहीं हक भी नहीं है। देखिए हमने इनको ये कहा कि आप कॉस्ट ऑफ सर्विस निकाल लें और हमसे पैसे ले लें। अगर आपका बिल, आपको फ्यूल महंगा मिलता है, पेट्रोल महंगा मिलता है, वो हमसे ज़्यादा पैसे ले लें। मगर हम आपकी गवर्नेंस ना होने के पैसे क्यों पे करें? अगर आप 30% बिल कलेक्ट नहीं कर सकते, उससे हमारा क्या ताल्लुक़ है? अगर आप सब्सिडाइज़ करते हैं कुछ सेक्टर्स को तो उसकी कॉम्पनसेशन हमसे क्यों मांगते हैं? अगर आप सर्कुलर डेट क्रिएट करते हैं हुकूमती गलत फैसलों की वजह से, तो वो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो जो मामला है वो सब्सिडी का मामला जो है वो सब्सिडी का नहीं है। मामला जो है ये इसको सब्सिडी कहते हैं। हमारे ख्याल में टेक्सटाइल सेक्टर सारी ज़िंदगी क्रॉस सब्सिडाइज करता रहा है हुकूमतों की नालायकियों को। तो ये सब्सिडी हम देते हैं, वो नहीं देते।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने ब्रीफ किया क्योंकि आपका टेक्सटाइल के ऊपर बहुत अबूर है। ये हम जाते हैं जहाँ बहुत मुख्तलिफ एसोसिएशन की तरफ से नुमाइंदगी करते रहे, मुख्तलिफ हुकूमती डेलीगेशन साथ मुलाकातें कर चुके हैं, बड़ी अहम मुलाकातों में आप शरीक रहें। ट्रेडर्स, फैसलाबाद की एक दूसरी पहचान है ताजर और मज़दूर, इनकी नुमाइंदगी का आपको क्या लगता है? क्योंकि कल आपने तकरीर में भी कहा कि मैं अब एक मुख्तलिफ टास्क होगा, क्योंकि अब यहाँ सबको लेकर चलना होगा। यहाँ पोल्ट्री वाले भी होंगे, यहाँ एक कपड़े वाला भी होगा, ग्रे क्लॉथ वाले भी होंगे, सूतर मंडी वाले भी होंगे, इनसे हटकर यहाँ स्पेयर पार्ट्स वाले भी होंगे, मोटर मार्केट भी आएगी, मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों के सामने जो हैं वो आएंगी। जी बिल्कुल सही है। देखिए अब ये चेंबर जो है ये क्योंकि सबका मदर इदारा है, तो इसमें जहाँ एक्सपोर्टर्स के इंटरेस्ट हैं वहाँ इंपोर्टर्स के इंटरेस्ट भी हैं, जहाँ पर फैक्ट्रियों के इंटरेस्ट हैं और वहाँ पर ट्रेडर्स के इंटरेस्ट भी हैं, तो सबके इंटरेस्ट को वॉच करना है। और अगर हम गौर करें कि अगर ये सब लोग अलाइन हो जाएं तो मकसद तो सबका एक है, तो हमें आपस की लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी और एक रुख में देखना पड़ेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं किसी कुर्बानी की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उनको हम रिजॉल्व करेंगे। और हमारी टीम में ये स्ट्रक्चर मौजूद है कि हम ट्रेडर से भी डील कर सकें और सबकी आवाज़ को ऊपर पहुंचाएं। प्रॉब्लम ये है कि जहां पर आवाज़ पहुंचानी है इस वक्त उनको खुद कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो मसला ये है। तो अब देखिए क्या बनता है आगे। अब ये हुई हमारी ताजर और कारोबारी सनत तक बात, लेकिन एक आपने कल बहुत एक चीज़ वो बताई शायद जो मैं फैसलाबाद के जो बड़े अहदेदार आके बैठते हैं, पिछले भी एक डीसी आए, उन्होंने भी ये वाली बात की कि जब साइयां वाला इंटरचेंज से निकलते हैं तो मुझे फैसलाबाद बड़ा भयानक लगता है, ऐसे लगता है कि सिर्फ ट्रकों के अड्डे में आ गए हैं। लेकिन शायद वो भी इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उसे ठीक कर सके। लेकिन आपने एक पिक्चर जो पेश की, मुझे भी लगा कि शायद जो पेरिस कहा करते थे शायद उससे अगली कोई पिक्चर अब पेश कर दी है, क्योंकि एक राना जाहिद तौसीफ आए थे, उसके बाद आप एक किसी ओहदे पे हैं जिसने ये एक पिक्चर पेश की है कि फैसलाबाद ऐसा होना चाहिए। देखिए किसी जगह पहुंचने के लिए ना उसका ख्वाब देखना ज़रूरी है। अच्छा अब और ये ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो सबसे मुश्किल है और हर बंदा उस ख्वाब तक पहुंचता नहीं। तो पहला ख्वाब और उसके बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन। अच्छा अब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर डीसी साहब कुछ नहीं कर सके तो आप चैम्बर के प्रेसिडेंट के तौर पे क्या कर सकेंगे, आपके पास तो फंड्स नहीं होंगे। तो देखिए इसमें मुख्तलिफ इदारों हैं, जहाँ पर हुकूमत के पास अपने बिल देने के पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे लिए हुए वापस देने के पैसे नहीं हैं, वहाँ हम ये एक्सपेक्ट करेंगे वो किसी शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए कोशिश। तो चलें हम अपना काम करेंगे, हम अपने प्रपोजल्स डालेंगे, हम चीज़ों को क्यू में लगाएंगे, लाइन में लगाएंगे, जब अच्छा वक्त आएगा हम सबसे आगे होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम तारिक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत जामे अंदाज में जुमले उन्होंने बोले आखिर पे मैं कि कोशिश जो होती है, अगर वो आप एक बच्चों की कहानी भी जब स्कूल में नए नए जाते हैं तो उधर भी एक स्टोरी के अंदर जो कछुआ होता है वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल मकसूद पर पहले पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है कि आगे बढ़ने की एक डिटर्मिनेशन, एक विजन जो है वो ये है कि हमने कोशिश जारी रखनी है कि ऐवाने बाला हो या बड़े ऐवानों के दरवाजे हों, खटखटाते रहना है ताकि कभी वो दस्तक सुनने वाला बाहर आएगा तो उन तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। तो यकीनन तौर पर इस शहर की और ख़ास तौर पर शहर से मुंसलिक ताजर, मज़दूर और सनतकार समेत आम शहरी की ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।